परिदास्य प्राप्त कृदम के विधिरयम हुआ नियमार्थम रागी ये हो गया जी नियमार्थमिति न च प्रत्ययान्तत्वेन परिविदासे प्राप्ते विद्यर्थमस्तु इति शक्यम्। ये तो हो गया। वाक्यस्य अप्रत्ययान्तत्वात् प्रत्ययग्रहणे यस्मात् तदादेरेव ग्रहणं ननु स्त्रीप्रत्ययतदादिनियमो निषिद्धः एवं च राजकुमार इत्यादि विद्यर्थमस्ति चेत् नैवम् अन्तरङ्गस्यापि हल्यादिलोपस्य विदुषी अप्रवृत्त्या श्रूयमाणेषु इसलिए तदादिनियम श्रूयमाणेषु भी समास प्रवृत्ति का मतलब हो गया कि अनुसर्जने स्त्री प्रत्यय तदादि नहीं लगाए, क्यों कुमारी सु में सु के रहते ही वो समास कर दिया। अंतरंग हलंग आदि लोप नहीं हो पाया। अंतरंगान विधिन बहिरंगो इति न्यायेन श्रूयमाणे सुपि एव समास विधान, तो इसलिए तदादि रह गई, अतः विध्यर्थ नहीं हुआ, नियमार्थ समास ग्रहण बन गया। तत्र च अप्रत्यांतत्वेन प्रवृत्तायाः संज्ञाः एकादश विकृतन्यायेन विभक्ति तत्र मने समासे, तत्र मने समासे, समासे प्रत्यांत तदादि भिन्नत्वेन प्रवृत्तायाः राज्ञः कुमारी में राजन्गस कुमारी सु इत्यत्र अलौकिक विग्रहे राजन्गस कुमारी सु इत्यत्र प्रत्यांत तदादि भिन्नत्वेन प्रवृत्तायाः प्रातिपदिक संज्ञायाः एक देश विकृतन्यायेनो समासे भी सुलभा, एक देश विकृतन्यायन समास में भी आ गई, अतः समास की पुनः प्रातिपदिक संज्ञा करने की आवश्यकता नहीं रही। लग गया कि नहीं? प्रवृत्ताया प्रातिपदिक संज्ञाया समासे भी सुलभाई थी, तो राजकुमारी में भी आ गई। शुवाया सु का लोप हो गया तो राजकुमारी बन गया। जी आया सुलभत्वात् में शब्द रत्न कह रहे हैं, सुलभत्वात् में शब्द रत्न कह रहे हैं कि यथोद्देशे इदम कहा राजन्गस कुमारी सु इत्यत्र प्रवृत्ताया प्रातिपदिक संज्ञाया एक देश विकृतन्यायेन समासे भी सुलभा। किस पक्ष में? यथोद्देश पक्ष में, क्योंकि उस पक्ष में फलानुसंधान नहीं करना है, नहीं तो कारकाल पक्षवादी पूछेगा इदानीं फलम नास्ति न प्रातिपदिक संज्ञा क्रियते, यदा कार्यम तदा, हमें राजकुमारी से सु लाना है तो इस समय राजकुमारी की प्रातिपदिक संज्ञा होना चाहिए, है कि नहीं? इसलिए कारकाल पक्ष से ग्रंथ नहीं हुआ। यथोद्देश पक्षाभिप्रायण कि राजनगस कुमारी सु इत्यत्र अलौकिक विग्रह समासार्थ जो अलौकिक विग्रह है उसमें प्रवृत्ताया प्रातिपदिक संज्ञाया एक देश विकृतन्यायेन समासे सुलभा अयं ग्रंथः यथोद्देश पक्षाभिप्रायण न तो कारकाल पक्षाभिप्रायण। कारकाल पक्षे तो यदा कार्यम तदा संज्ञा, अभी राजकुमारी में सु लाना है तो अभी भी समास की प्रातिपदिक संज्ञा चाहिए, पुरानी प्रातिपदिक संज्ञा से काम नहीं चलेगा। कारकाल पक्ष में ये है आया, ये यथोद्देश पक्षाभिप्रायण। यदि तु अस्य निषेधस्य प्रत्यय ग्रहण परिभाषा शेषत्वम्। दूसरी बात कहा कि आपने पहले ही कहा था कि जद अभिमानेन पूर्व पक्ष है कि नहीं, संकितु आशय जद अभिमानेन तद अभिमानेन उत्तरम अभिवर्तते। जिस भ्रम से पूर्व पक्ष है उसी भ्रम से उत्तर है, नहीं तो न पूर्व पक्ष बनना है न उत्तर की जरूरत है कि नहीं? अब कैसे पूर्व पक्ष नहीं बनना? यदि हम वास्तविकता की ओर जाएं तो राजकुमारी में पूर्व पक्ष ही नहीं बनेगा, अर्थात स्त्री प्रत्यय चानुसर्जने तदादि नियमो निषिद्धा, ये परिभाषा लगेगी ही नहीं। कैसे नहीं लगेगी उसी को बता रहा है। यदि तु अस्य निषेधस्य, अस्य माने निषेधस्य, निषेधस्य माने अनुसर्जने स्त्री प्रत्यय तदादि नियमो निषिद्धा इत्याकारकस्य अस्य निषेधस्य प्रत्यय ग्रहण परिभाषा विशेषत्वम्। प्रत्यय ग्रहण परिभाषा अशेषत्वम्, अशेषत्वं नाम अपवादत्वम्। प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् सभेतस्तदादेः तदन्तस्य एतस्याः परिभाषायाः अपवादभूता इयं परिभाषा। कौन? निषेधभूता परिभाषा। जैसे संज्ञा विधौ इत्यादि सभी परिभाषाएं सामान्य प्राप्त तदादि की निषेधिका हैं, अपवाद हैं, तो यदि अपवाद भूता ये परिभाषा है तो निश्चित रूप से उत्सर्ग शास्त्र की विषयता, उत्सर्गभूत परिभाषा की विषयता और अपवादभूत परिभाषा की विषयता समान होना चाहिए, क्योंकि विभिन्न विषयता परिभाषाओं का परस्पर बाध्य बाधक भाव नहीं हो सकता है। तो प्रत्यय ग्रहण परिभाषाया विषया का प्रत्यय मात्र बोधकम पदम प्रत्यय पदम परिभाषाया विषया न तो प्रत्यय प्रत्यय उभय साधारणीभूता कश्चित प्रत्यय विशेषा तमाश्रित परिभाषा न प्रवर्तित। तो इयमपि परिभाषा तत्समान विषय
केवलम स्त्री प्रत्यय मात्र बोधकम यत्र प्रत्यय पदम तत्रैव प्रवर्तते। जैसे प्रत्यय मात्र बोधकम यत्र पदम तत्र सामान्य भूता, तो ये विशेष भूता परिभाषा तत्रैव प्रवर्तते यत्र प्रत्यय पदम केवलम स्त्री प्रत्यय से बोधकम। अत्र प्रत्यय घटक प्रत्यय पदम केवल से स्त्री प्रत्यय से बोधकम नास्ति। अतः निषेध भूताया परिभाषाया विषया एव नास्ति। अतः तस्या परिभाषाया उपस्थापनम तदनंतरम तद विषयकम समाधानम तत्सर्वथा असंगत। आया कि नहीं? इसलिए ये सब असंगत हो जाए। अशेषत्वम माने अपवादत्वम। सब शेषत्वम शेषत्वम लिख रहे हैं क्या? क्यों? कौन? शेषत्वम लिख रहे हैं। कहाँ? इसमें मूल में क्या लिखा है? परिभाषा शेषत्वम एक ही शब्द है। परिभाषा शेषत्वम यदि तु अस्य निषेधस्य प्रत्ययग्रहण परिभाषा शेषत्वम एवं च यथा सा। यदि शेष पाठ है तो अपवादत, उसका अर्थ अपवादत्व, अपवाद ही है, उसी का शेष है, माने उसी का एक अंग है, उसी विषय को ले रहा है, उसी माने सामान्य परिभाषा का ही वाक्य शेष है, सामान्य परिभाषा का ही ये विशेष वाक्य है। माने एक सामान्य बनाया गया, उसी से संबंधित विशेष वाक्य। तो तस्या परिभाषाया शेषत्व, शेषत्व माने अपवादभूतत्व। तो उत्सर्ग विषयणी या परिभाषा जद विषय का, तो विशेष भूता जो परिभाषा होगी तद विषय का, समान विषय का। यदि वो प्रत्यय मात्र बोध के प्रवर्तते तो यम विभाग स्त्री प्रत्यय मात्र बोध के प्रवर्ते तस्य शेषत्वात्, तस्य सामान्य से शेषत्वात् अपवादत्वात्, अतः अत्र न प्रवर्तते। तो प्रवृत्ति आशंका और फिर तत्समाधान तत्सर्वथा निर्दलम। बात समझे कि नहीं? हाँ, परिभाषा से निषेधस्य प्रत्ययग्रहण परिभाषा शेषत्वम एवं च यथा सा प्रत्ययग्रहणे एव न तु प्रत्यया प्रत्ययग्रहणे इति उगितश्चेति सूत्रे भाष्ये तथा जैसे वो प्रत्यय प्रत्यय में नहीं लगता, उसी प्रकार स्त्री प्रत्यय प्रत्यय में ये भी नहीं लगेगा, केवल स्त्री प्रत्यय में लगेगा। तथा अयम निषेधोपि स्त्री प्रत्यय मात्र केवल स्त्री प्रत्यय मात्र बोधक पदेव प्रवर्तते, न स्त्री प्रत्यय प्रत्यय हुए साधारण। आया? अन्यथा ये तस्यापवादत्वम न स्यात्। क्यों? विभिन्न विषयकत्वेन, विभिन्न विषयकत्वेन ये तस्यापवादत्वम न स्यात्। इसलिए उसका निषेध तभी बनेगा जब उसके समान विषय वाला रहे। इसलिए परिभाषा से तदादि नियम निषेध प्राप्त नहीं है। न तो स्त्री प्रत्यय ग्रहणे इत्युच्यते तदा न दोषः। तदा न दोषः मने राज्ञा कुमारी इत्यादौ न दोषः। समासक ग्रहणस्य विध्यर्थो आशंका नास्ति। समासक ग्रहणीय विध्यर्थत्व से आशंका अस्तेव नहीं। तो तत्कृते पूर्व पक्ष तदनंतरम तदर्थम समाधानम तत्सर्वथा असंगतम लगा। तदा न दोषः, न दोषः समुदायस्य प्रत्यांतत्वाभावः। क्योंकि राजनगस कुमारी सुइति समुदाय से प्रत्यांतदादि भिन्नत्वात्, अप्रत्यांतत्वात् माने प्रत्यांतदादि भिन्नत्वेन पूर्व सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा सिद्धा। अतः समास ग्रहण से वही माने विध्यर्थम न प्राप्तम। समास ग्रहण से नियमार्थत्व सिद्धमेव। आया कि नहीं? तो नियमार्थत्व अनाक्रांति रूप दोष नहीं है। नियमार्थत्व की जो अनाक्रांति आ रही थी वो दोष यहाँ नहीं, नियमार्थता सिद्ध है। मूले अतएव गोमत्प्रिय इत्यादो मने अंतरंगानपि विधीन बहिरंगो लुगु बाधते एतस्या परिभाषायाः समास विषये राज्ञ कुमारी इत्यादो अप्रवृत्ते स्वीकारादि। राजनगस कुमारी सु में यद्यपि हलंग्यादि लोप अंतरंग है, फिर भी अंतरंगानप विधीन बहिरंगो लोग बाधे ये परिभाषा नहीं लगी है कि नहीं? क्यों? क्या लिखा? अन्यथा अतएव गोमान प्रिय यस्य, गोमान यस्य असौ गोमत प्रिय। समझ बात आई? यहाँ समास हो प्राप्त गोमत सु प्रिय सु। अब गोमत सु में हलंग्यादि लोप प्राप्त है पहले अंतरंगत्वात्। यदि अंतरंगत्वात् हलंग्यादि लोप हो जाएगा तो यहाँ पर फिर समास हो जाएगा। समास होने पर प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण से सर्वनाम स्थान को मान करके उगदिचाम सर्वनाम स्थाने सूत्र से उगदित्वात् नुम होने लगेगा। समझाए कि नहीं? नुम होने लगे, लेकिन यहाँ नुम नहीं होता। क्यों? अंतरंगान विधीन बहिरंगो लोक बाधते सूत्र के द्वारा अंतरंग हलंग्यादि लोप को बाध करके क्या हो गया? पहले समास ही हो गया। समासोत्तर न लुमतांग से निषेध करेगा क्योंकि लुक है। समझाए कि नहीं? इसलिए नुम जो है सर्वनाम स्थान पर नहीं मिलेगा, अतः नुम नहीं होते। समझाए कि नहीं? लुकः
हाँ। लुकः प्राक् अंतरंग प्रवृत्तौ तु न स्युः नुमस्युः नुमादयः न स्युरेव नुमादय स्युरेव सरी तु स्युरेव लुकः प्राक् अंतरंग प्रवृत्तौ तु स्युरेव लुक प्राक समास प्रयोजकी वो जो लुक है, लुक के पहले यदि अंतरंगत्वात् हलंग्यादि लोग गोवत्सु में कर दें तो नुमादि ही स्यादेव, तो वहाँ नुम हो ही जाएगा प्रत्यलोपे प्रत्यलक्षण द्वारा। और यदि समास हो गया, लुक हो गया, तो अब नालुमतांग से निषेध लगेगा, विभक्ति परे नहीं मिलेगा, सर्वनाम स्थान परे नहीं मिलेगा, अतः नुम नहीं होगा। आया? इसलिए यहाँ जो है यह लुक जो है अंतरंग निमित्त विनाशक है। ये लुक क्या है? अंतरंग जो नुमादि थी उसके निमित्त का विनाश करता है, सर्वनाम स्थान को हटाता है, सर्वनाम स्थान फिर नहीं आ सकता। क्यों? नालुमतांग से निषेध बैठा। आया? इसलिए नुमादि नहीं हुए, अन्यथा नुमादि होने लगते। ननु एवमपि असमर्थ समासे दशदाड़िमादिवत् अनर्थके विध्यर्थमस्ति चेत् न। समझ में बात आ गई? इसलिए शंका समाधान राज्ञा कुमारी में, और राज्ञा कुमारी में वहाँ कुमारी सु था, सु का हलंग्यादि लोप अंतरंगत्वात् कर रहे थे, उसका निषेध कर दिया। तो श्रूयमाणे सु की एव समास प्रवृत्ते, इसलिए समास ग्रहण से विध्यर्थता नहीं हुई, नियमार्थता सिद्ध हो गई। यहाँ तक पुनः आशंका कर रहा है, न च नन्नेव मने प्रत्यांत तदादि भिन्नत्व, पूर्व सूत्र में रहने के बावजूद भी, और समासक ग्रहण राज्ञा कुमारी के लिए समासक ग्रहण विध्यर्थ न होने पर भी, इसकी नियमार्थता हो जाने पर भी अन्य प्रयोगों के लिए समासक ग्रहण का नियमार्थत्व तो नहीं रह जाएगा। हाँ, शुरू कर दिए, सुनिए जो। हाँ, कुछ नहीं। तो समासक ग्रहण जो है यह विध्यर्थ है, नन्नेवम, माने ऐसी मान लेने के बावजूद भी अग्रिम लक्ष्य के लिए समासक ग्रहणम विध्यर्थम अस्त इति वाच्यम। कहाँ, किस प्रयोग के लिए? असमर्थ समास। असमर्थ ननु एवमपि असमर्थ समास, क्योंकि असमर्थ समास की प्रातिपदिक संज्ञा न पूर्व सूत्र से नहीं प्राप्त है, कह रहा, पूर्व सूत्र से नहीं प्राप्त है। समझाए कि नहीं? इसलिए हमें क्या चाहिए? समासक ग्रहण विध्यर्थ हो जाएगा। असमर्थ समास कहाँ है? जैसे उदाहरण में न सूर्यम पश्यन्ति राजदारा, असूर्यम पश्याह राजदारा। यहाँ नयर्थ का अन्वय पश्यन्ति क्रिया में है, जिसके साथ समास करना है उसके साथ नहीं है। आया कि नहीं? अतः इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करने के लिए सूत्र में समासक ग्रहण आवश्यक है, क्योंकि पूर्व सूत्र से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? एकार्थी भाव नहीं है, उस समास ही नहीं है, एकार्थी भाव ही नहीं। समास तो हो जाएगा, असमर्थ समास कहे तो समास तो होगा नहीं। तो हम वो समास की नहीं न करता है, वो धातु भिन्न, प्रत्यय भिन्न, प्रत्यांत तदादि भिन्न, अर्थवान की करता है। और अर्थवत तो आपका क्या है? एक संज्ञा फलभूत विभाग या एकार्थी भाव, तो उत्तर सूत्र में, उत्तर सूत्र आ गया ना। हाँ, उत्तर सूत्र तो हमें उत्तर सूत्र पहले पूर्व सूत्र सिद्ध है कि नहीं, ये तो विचार करोगे। समासक ग्रहण यदि उत्तर इसके लिए तो पहले असूर्यम पश्य की, असूर्यम पश्या, बस में कि नहीं, न सूर्यम पश्यन्ति राजदारा, तो असूर्यम है, और दृष्टि के रहने पर वो मुंह का आगम हुआ है, समझे? तो नय है और उधर सूर्य है, सु है, और उधर जो है दृश्य धातु है, माने असूर्यम उपपद रहते, दृश्य धातु से खस आदि प्रत्यय होते हैं, असूर्यम उपपद रहते होते हैं दृश्य धातु से, तो असूर्यम को पद होना जरूरी है, क्योंकि असूर्यम जब तक पद नहीं होगा, सुबंत पद नहीं होगा, तब तक उसके उपपद रहने पर दृश्य धातु से खस प्रत्यय नहीं हो सकता। उसको पद बनने के लिए क्या चाहिए? प्रातिपदिक चाहिए, पद विभक्ति आना चाहिए। तो असूर्य की प्रातिपदिक संज्ञा होना चाहिए, बात में कि नहीं? असूर्य की प्रातिपदिक संज्ञा होना चाहिए। इन्होंने कहा कि असूर्य की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि अर्थवत्व नहीं, अर्थवत्वाभावात् पूर्व सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा नहीं है। उत्तर सूत्र में समासक ग्रहण इसीलिए किया गया है। अरे शेष जगहों में तो अर्थवत्व, सारे समास अर्थवत हैं, तो सबकी प्रातिपदिक संज्ञा तो पूर्व सूत्र से हो जाएगी, है कि नहीं? ये अनर्थक है असूर्य पश्चिम में जो है, क्योंकि समसमान
पदोजन्य पदार्थों का परस्पर अन्वय नहीं, आकांक्षा भी रहा। अरे जैसे 10 दाढ़ीमान सड़पूपा क्या था, निरर्थक था, परस्पर अन्वय नहीं था। तो यहाँ भी नय का सूर्य के साथ कोई अन्वय है नहीं, आकांक्षा रहित वाक्य है। इसलिए इस वाक्य की पूर्व सूत्र से अर्थवत्वाभावात् प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी। अर्थ जैसे कहते ना, अर्थवत किम 10 दाढ़ीमान सड़पूपा, 10 दाढ़ीमान सड़पूपा निरर्थक समुदाय है। इस समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा धातु भिन्न, प्रत्यय भिन्न, प्रत्यांत आदि भिन्न होने पर भी नहीं होती। वैसे भी सूर्य असूर्यम में नय और सूर्य सु ये समुदाय जो है निरर्थक है। ये सार्थक तब होता जब नयर्थकान्वय सूर्य के सूर्य के साथ हो जाता है, उसका तो अन्वय क्रिया के साथ। कहाँ से आवाज है? इसका स्पीकर बंद कर दो। आप उधर से म्यूट कर सकते हैं महाराज जी। आपकी आवाज़ इधर जोर जोर से आ रही है, आप म्यूट कर दीजिए, है कि नहीं? तो असूर्यम की प्रातिपदिक संज्ञा, असूर्य की प्रातिपदिक संज्ञा पूर्व सूत्र से अर्थवत्वाभावात् नहीं प्राप्त है। समझ में आया? इसलिए न प्राप्त होने से समासक ग्रहण निरर्थक समुदायों की समास की प्रातिपदिक संज्ञा करने के लिए समासक ग्रहण विध्यर्थ हो जाएगा। तो क्या लिख रहे हैं? नानु एवं भी असमर्थ समास है दशदाड़ीवादिवत तो लिखी दिया है, लिखी दिया है। जो संदेह हो रहा था वो सब लिखी दिया। 10 दाड़ीमान इतिवत, यथा वो निरर्थक समुदाय नहीं प्रातिपदिक है, वैसे ये भी निरर्थक समुदाय है कि नहीं? पदार्थों का परस्पर अन्वय पूर्वक जो अर्थ होता है तभी वो समुदाय सार्थक कहा जाता है। ऐसे तो 50 टोले की जोड़ते रखते रहो, उनकी परस्पर कोई आकांक्षा ना हो। पदार्थ तो सब विसकलित हो करके, पदों से विसकलित पदार्थ तो रह जाता है, पदार्थ स्मरण होगा, पदार्थ की उपस्थिति हो गई। क्योंकि पदों में तदर्थ निरूपित शक्तिग्रह है, तो शक्तिग्रह होने पर पदार्थ तो आएगा, लेकिन एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के प्रति साकांक्ष नहीं, तो आकांक्षा न होने से अन्वित नहीं होगा, वो संबद्ध नहीं होगा, विसकलित पड़े रहेंगे। तो विसकलित पदार्थ बोधक पद समुदाय वाक्य की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं हो सकती। क्यों? निरर्थकत्व, अर्थवानी नहीं, समुदाय में अर्थवत्ता नहीं आया। इसके लिए निरर्थक पद समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा करने के लिए क्या चाहिए? समास। तो विध्यर्थ हो गया। क्या कौन वार्तिक बनाया? वो अनर्थक निपातों के लिए बनाया, ये निपात नहीं है, तो शब्द है। 10 दाड़ीमान तो दृष्टांत दिया, 10 दाड़ीमान इतिवत, अनर्थ, यथा अनर्थ है, क्योंकि उसमें असमर्थ समास है। समास संज्ञा तो ही है उसकी, असूर्य में समास हुआ है, समास में उत्वाक्य है, वहाँ कहाँ समास हुआ? इस कृतोद्देश्य से हमें करना नहीं, उसकी तो होती नहीं, किसकी? 10 दाड़ीमान, लेकिन इसमें करना है। असूर्य में नहीं समास है, समास है। समास अर्थवान है कि नहीं उससे उसको मतलब नहीं है, समास है। समझ में है कि नहीं? इसीलिए रखा गया, कह रहा समास विध्यर्थ, सामान्य के लिए नहीं रखा गया। सामान्य चीजें तो पूर्व सूत्र से सिद्ध है, जहाँ कुछ गड़बड़ी है वहीं के लिए तो ये रखा गया है। ये निरर्थक था, निरर्थक का नाम भी समास था, तो ऐसे अर्थरहित समासों की प्रातिपदिक संज्ञा करने के लिए शुद्ध समास की आवश्यकता है। तो समासक ग्रहण नियमार्थ कैसे हुआ जब उसकी आवश्यकता है? आया? अर्थवत से अनुवृत्ते है उत्तत्वात्। आपने शुरू में जब पूछा था, मैंने कहा नहीं उसमें अर्थवत जाता है, मैंने समास के साथ अन्वित होता है। मैंने जब अर्थ किया था कृदंत तद्धितांत तदादि सब अर्थवत शब्दौ अर्थवांश्च समासः है कि नहीं? तो अर्थवत का जाता है, उसका व्यावर्त क्या है? आपने वही पूछा कि भाई ये अर्थवत का व्यावर्त क्या है? समास तो अर्थवान, तो समास निरर्थक भी है। कौन? असमर्थ समास। उसकी प्रातिपदिक संज्ञा इसीलिए नहीं होती इससे। समझ में आया? निरर्थक समास की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं, क्योंकि निरर्थक समास इसका लक्ष्य नहीं है, क्योंकि उसमें अर्थवत विशेषणतया बैठा है, इसलिए प्राप्ति नहीं है यहाँ। कहाँ पर? असूर्य में, न पूर्व से न उत्तर से,
जिस कारण से पूर्व में नहीं प्राप्त है अर्थवत्वाभावात, उसी कारण से उत्तर में भी अर्थवत्वाभाव नहीं प्राप्त है। समझे आप? इसलिए इसके लिए विध्यर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि उसका वो विषय नहीं रह गया। अतः ये जो है व्यर्थ है। जिसके लिए है उसकी प्राथमिक संज्ञा पूर्व सूत्र से सिद्ध है। अतः अर्थवत ग्रहण समास ग्रहण नियमार्थ है। अब ये अलग प्रश्न हुआ कि असमर्थ जो निरर्थक समास है उसकी प्राथमिक संज्ञा कैसे हो, तो उसके लिए उन्होंने लिखा है धार्मिक ग्राहक मानादेव ग्रहण कथम तर्हि असमर्थ समासे संज्ञा न पूर्व सूत्रेण भविष्यति अर्थवत्वाभाव नोत्तर सूत्रेण अर्थवत्वाभाव। तो कथम तर्हि भविष्यति असमर्थ समासस्य सूर्य इत्यस्य प्राथमिक संज्ञा, तो कहा धार्मिक ग्राहक मानादेव ग्रहण। धार्मिक ग्राहक मान से इसकी प्राथमिक संज्ञा हो जाएगी। मान मने धार्मिक प्रमाण। धर्म क्या है? प्रातिपदिक संज्ञा। प्रातिपदिक संज्ञा वाला धर्मी है, जिसमें प्रातिपदिक संज्ञा रहेगी, जिसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी उसमें प्रातिपदिकत्व तो बैठेगा, है कि नहीं? तो प्रातिपदिक जो है वो धर्म है, और तत्संज्ञक जो शब्द होगा वो धर्मी है, और उसका ग्राहक मान हस विधायकम सूत्रम, है कि ना? असूर्यन ललाट दृश्यतपो असूर्य ललाट यो दृश्यतपो। दृश्य और तप से खस प्रत्यय होता है। सुबंत असूर्य और ललाट उपपद रहे। यदि असूर्य की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी तो विभक्ति नहीं आएगी, तो ये सुबंत पद मिलेगा ही नहीं। तो उसके उपपद रहते कभी दृश्य धातु से खस होना नहीं है। फिर क्यों सूत्र में ग्रहण किया? असूर्य को ग्रहण किया, दृश्य को ग्रहण किया, दृश्य तपो, तो दृश्य ग्रहण क्यों किया? वो व्यर्थ हो जाएगा। अतत्सामर्थ्यात् उसमें प्रातिपदिकत्व को मान लेंगे बिना किसी सूत्र के, न पूर्व सूत्र से जरूरत है न उत्तर सूत्र से जरूरत। तत्सामर्थ्यात् उसमें प्रातिपदिकत्व का अनुमान कर लेंगे, है कि नहीं? जैसे कहीं जरूरत नहीं है, बन्ही का अनुमान कर लेंगे पर्वत, उसी तरह इसमें हम प्रातिपदिकत्व का धार्मिक ग्राहक प्रमाणात अनुमान कर लेंगे, और अनुमान से उसमें प्रातिपदिकत्व ग्रह हो जाएगा। आ जाएगी विभक्ति, क्योंकि विभक्ति ये नहीं पूछती कि मैं किससे प्रातिपदिक हुए हो, तुम इसमें प्रातिपदिक होना चाहिए, है कि नहीं? तो यदि अनुमान प्रमाण से उसमें प्रातिपदिकत्व आ गया तो वो प्रातिपदिक कहा जाएगा। अब विभक्ति की उत्पत्ति के लिए क्या चाहिए? प्रातिपदिक, है कि नहीं? उसको कृतधित से और इससे हो तभी करूँगा, ऐसा नहीं है। इसलिए विभक्ति आ गई। असूर्य ये सुबंत पद मिल गया तो उसके उपपद रहते दृढ़ धातु से खस हो गया। सूत्र में जो है दृश्य ग्रहण चरितार्थ हो गया, असूर्यं ग्रहण चरितार्थ हो गया। आया असूर्य ललाटयोः इत्यनेन ही असूर्य शब्दे उपपदे खश विधीयते, है कि नहीं? इत्यनेन सूत्रेण असूर्य इत्याकारक सुबंते पदे उपपदे खश विधीयते। उच्चारितं पदम उपपदम। उपपद कोई संज्ञा नहीं है कि असूर्यम की उपपद संज्ञा करना। उपपद एक का अर्थ है समीपोच्चरितम पदम, तो समीपोच्चरितम पदम माने सुबंतम। अब उसमें विभक्ति आना नहीं तो कथम सुबंतम, प्रातिपदिक संज्ञा जब तक नहीं तब तक सुबंत नहीं है। अतः तस्य वही आक्षेप है, यही है कि वो समीपोच्चरितम सुबंतम उपपदम, अब उसमें सुबंत बनना नहीं तो उपपद उसको मिलना नहीं। फिर सूत्र में असूर्य ग्रहण उपपद रहते दृश्य धातु से जो विधान है वो अनर्थक हो जाएगा। इसलिए उसमें प्रातिपदिकत्व का अनुमान करें और अनुमान प्रमाण से उसमें प्रातिपदिकत्व मान लें। आया असूर्य ललाटयोः इत्यनेन ही असूर्य शब्दे उपपदे खश विधीयते। उच्चारितं पदम च उपपदम पदम च सुप्तिङन्तम इति। लगा? पद से लेना है समीपोच्चरितम सुबंतम पदम। दृश्य धातु के समीप में उच्चरित असूर्य को सुबंत पद होना चाहिए। यदि ये अनर्थक है तो इसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं है तो सुबंत पद नहीं हो सकता दृश्य धातु के समीप में उच्चरित। अतः असूर्यम प्रस्या ये प्रयोग नहीं बनेगा। अतः तदमानात इसमें प्रातिपदिकत्व का अनुमान करेंगे। धार्मिक ग्राहक मने असूर्य असूर्जित असमर्थ समासः, है कि नहीं? प्रातिपदिकम प्रातिपदिकम पहले तब प्रातिपदिकत्व को साध्य बनाइए। असूर्य असूर्य इत्याकार कहा असमर्थ समासः प्रातिपदिकम, प्रातिपदिकम कह दो बस हो गया। प्रातिपदिकम, अरे प्रातिपदिकत्व आ गया तो स्वयं कहा जाएगा वो प्रातिपदिक, क्योंकि उसका प्रयोजकीभूत धर्म है। जिसमें मनुष्यत्व आ गया तो उसको मनुष्य स्वयं कहा जाएगा, है कि नहीं? तो यदि प्रातिपदिकत्व सिद्ध हो गया इसमें असमर्थ समास तो असमर्थ समास प्रातिपदिकम कहा जाएगा। लग गया कि नहीं? तो इदम प्रातिपदिकम, इदम मने असमर्थ समास प्रातिपदिकम, और आगे
हेतु धर्मिक ग्राहक मानात् पश्चिदे ललाटयति यदि सूत्रे असूर्य ग्रहणात् है कि जी। नहीं, असूर्यम इत्याकारक सुबंत सुबंत पाणनीय कृत सुबंत व्यवहारात जी है कि नहीं, जी पाणिनोच्चरित असूर्यम इत्याकारक सुबंत पद व्यवहारात, समझे कि नहीं, जी। एतद व्यवहार रूप हेतुना है कि नहीं, पाणनीय उच्चारण विषयत्वात्, पाणनीय की उच्चारण का वो विषय सुबंत जी है कि नहीं, तद विषयत्वेन हेतुना असमर्थ समास में प्रातिपदिकत्व जो है सिद्ध हो जाएगा, और उसी सिद्ध प्रातिपदिकत्व के कारण यहाँ विभक्ति आ जाएगी, नक्षति, यही धर्मी ग्राहक मान बना। जी प्रातिपदिक संज्ञा धर्म अब बता दे रहा है प्रातिपदिक संज्ञा धर्म, ये धर्म है, तद्धर्मी असमर्थ समास और धर्मी जो है समर्थ समास है, ग्राहकम मानम खश और विधायकम ग्राहक उसको बताने वाला, ग्राहकम माने ज्ञापकम, उसका ज्ञापक प्रमाण क्या है, क्यों ज्ञापकात सिद्ध होती है वो। जी हम लोग तो अनुमान बनाए हैं, लेकिन व्याकरण में दूसरी स्थिति, जैसे कहते हैं ना कि बहिर्योगे पंचमी ज्ञापकात, क्योंकि बहिर्योग में पंचमी करने वाला कोई सूत्र नहीं है, तो ज्ञापकात बहिर्योगे पंचमी ज्ञापक से आगे, उसी तरह से सूत्र ज्ञापकात असमर्थ समास प्रातिपदिकम ज्ञापकात, तो धर्मिक ग्राहक का मतलब हो गया ज्ञापक, धर्मी मैंने प्रातिपदिक संज्ञा वाले, धर्मी का ग्रहण कराने वाला, ग्राहक माने ज्ञापक बोधक। अन्यथा परस्परम असंबंधेन एकार्थी भावाभावात् समासो दुर्लभस्य, क्योंकि परस्परम असंबंध जी न नयर्थ उत्तर पदार्थ साकेन अन्वितो भवति जी आकांक्षा विरहा, अतः परस्परम नास्ति संसर्ग, संसर्गा भावात् एकार्थी भाव रूप अर्था एव नास्ति, एकार्थ नहीं रहा, एकार्थ रूप अर्थवत्व के अभाव से प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी, समझे। जय नारायण, चलो समझ में बात आ गई मेरी। आ गई। परस्परम अन्वय विरहात, अन्वय विरह में कारण है आकांक्षाया भाव, समझे, अतः अर्थ एकार्थी भाव से अर्थवत्वस्य अभावः। असूर्य शब्द इति तत्प्रकृति के सुबंते इत्यर्थः। असूर्य शब्दे उपपदे का मतलब क्या है, असूर्य प्रकृतिक सुबंत उपपद रहते माने सुबंते सति, तो सुबंत होना उसका जरूरी, तभी दर्श धातु से खस आएगा, तो असूर्य शब्दे उपपदे का मतलब हो गया असूर्य प्रकृतिक सुबंते। सुपी इत्यधिकारात् उपपदम इति महासंज्ञा करणाच्च। और एक सदरत्न है जी अच्छा, इसने कहा कि सुपी का अधिकार है, कहाँ पर, असूर्य ललाटयो दृश्य तपो सूत्र में सुपी का अधिकार ले आ रहा है, और सुपी का अर्थ किया सुबंते, समझ में आया। तो सुबंते के कारण भी हम जानते हैं कि इसमें विभक्ति आना चाहिए, इसको प्रातिपदिक रहना चाहिए, और दूसरा उपपद यदि हम महासंज्ञा ले लें तो उपपद कर तत्रोपदम सप्तमी स्थम, तो सप्तमी स्थ कौन होगा, सुपी, यही सप्तमी स्थ है। तत्र बाच्यतया स्थितम, असूर्यम को होना चाहिए, है कि नहीं, इस पद को रहना चाहिए, जैसे वहाँ कुंभादि थे, यहाँ इसको रहना चाहिए, तो तभी तो ये एतावती महासंज्ञा है। किमर्थम, अन्वर्थत्वाय, अन्वर्थत्व क्या है, उप समीपे उच्चरितम उपपदम, उच्चरितम पदम उपपदम, समीपोच्चरित पद, पद बने नहीं सकतम सुबंतम आया, तो ये अन्वर्थत्व और सुपी के अधिकार होने से सुबंतता, ये तभी हो सकती है सारी चीज़ें जब उसमें धर्मी ग्राहक मानात प्रातिपदिकत्व का अनुमान करें या ज्ञापकात उसको प्रातिपदिक माने, आया कि नहीं, ये सारी चीज़ें तभी हो सकती हैं। जी फिर उससे कहा पदम च का कहा ससश्रृंगादि पदानां च बौद्धे तस्मिन् शक्तिरिति न तदर्थमपि समास ग्रहणमिति बोध्यम। किसी ने कहा कि निरर्थक तो सत्संग भी है, सत्संग जो है निरर्थक है, जो प्रश्न करता है उनके दर्शन में इसको निरर्थक माना गया, सर्ग में ससीयत्व ब्रह्म माना गया,
कि सींग भी प्रसिद्ध है और सस भी प्रसिद्ध, ससृंग अप्रसिद्ध है। जी तो इदम श्रृंगम ससीयम, ये तो भ्रम हो ही सकता है। जी किसका सींग है? तो वास्तविकता अनुमान तर्क आदमी करता है कि इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है। तो कहा भाई ये खरगोश का हो सकता है, जी भले ही वो भ्रम है क्योंकि खरगोश के सींग नहीं होते। लेकिन भ्रम तो हो सकता है। भ्रम के लिए वस्तु को बाह्य जगत में होने की जरूरत नहीं है। यदि उसको सारी चीज़ें पहले से ज्ञान हो जाए तो भ्रम ही क्यों होगा? जब उत्तर काल में समझेगा कि ससस श्रृंगम न भवती, तो ये ससीय भ्रम, ससीयत्व भ्रम जो हो रहा है वो समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए कुछ दर्शन के लोग सत्सृंगादि शब्दों को निरर्थक समझते हैं। वो कहते हैं कि इसका कोई भी अर्थ नहीं। समझ में बात आ गई? लेकिन ऐसे निरर्थक शब्दों से फिर सत्संगम बना कैसे, आगे वहाँ सु आया कैसे, ये नहीं विचार करते। ये विचार नहीं करते। ये कह दिए कि अरे ये निरर्थक है। अरे निरर्थक है तो सु कैसे आया उससे? अम सु को अम सुमोर नपुंसकात कैसे किया, अतोम कैसे लगा? समझ में बात आ गई? इस पर विचार नहीं करते। इसके लिए क्या चाहिए? जब उसमें सु लाना है, हम करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? उसमें अर्थवत्ता चाहिए। और अर्थवत्व जो है वो अवयवार्थ को लेकर के वो अर्थवान नहीं है। सस भी अर्थवान, श्रृंग भी अर्थवान, इसको लेकर के नहीं है। समुदाय अर्थवान है कि नहीं? क्योंकि जिसकी हमें प्रातिपदिक संज्ञा करनी है उसको अर्थवान होना चाहिए। हमें सस की नहीं करना, हमें श्रृंग की भी नहीं करना, हमें सश्रृंग करना, उसको अर्थवान होना चाहिए, है कि नहीं? कहा ये अर्थवान तो नहीं है, फिर नहीं है तो इसके लिए समासग्रहण विद्यर्थ हो जाए, तत्सामर्थ्यात यहाँ भी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाए। तो उत्तर दिया वैयाकरणों ने कि ना ऐसा नहीं है। क्यों? हम इसको महाबौद्धार्थ मानते हैं। बाह्य अर्थ शून्य, बाह्य सत्ता शून्य भी अर्थ वाला होता है। सस श्रृंग, सस संबंधी, सस विशिष्ट श्रृंग, यह बाह्य सत्ता शून्य है, किंतु बुद्धि में परिकल्पित अर्थ इसमें, बुद्धिया परिकल्पित जो अर्थ है जिसको बौद्धार्थ कहते हो वो इसमें है। तो बाह्य अर्थ के अतिरिक्त बौद्धार्थ को भी केवल वैयाकरणों ने माना। बुद्धि परिकल्पित अर्थ को वैयाकरणों ने माना, उसको बौद्धार्थ ले लिया। समझ बात आ गई? माने उसमें बाह्य सत्ता का होना अनिवार्य नहीं है। तो सत्संग में ये बौद्धार्थ है कि नहीं? और बौद्धार्थ मानने पर बहुत सारे कारण दे दिए। इस कारण से शब्द ज्ञानानुगादी वस्तु, ये तो विकल्प है, और नहीं सुन करके लोग हंसते हैं। नहीं तो कथम हासा, और स्वप्नाद्य अनुरोधेन, बाह्य सत्ता न रहने पर स्वप्नादि में वो पदार्थ आते हैं। तो ये स्वप्नाद्य अनुरोधेन अन्यान्य विषयों को लेकर के बौद्धार्थ की कल्पना की गई। अतः वैयाकरणों के मत में सश्रृंग अर्थवान है। यदि अर्थवान है तो पूर्व सूत्र से इसकी प्राथमिक संज्ञा सिद्ध है। तदर्थम समासग्रहणम विद्यर्थम नास्ति। लग गया? नियमार्थ हो गया। अब नियम शरीर माह यत्र तो संघाते इति निश्चित कर दिया। जितने पक्ष आए थे सब पक्षों का निराकरण करते हुए परम मूल में वर्णित जो था समासग्रहणम नियमार्थम इति चेत सत्यम। यदि नियमार्थ है तो नियमस्य शरीरम किम, शरीरम माने स्वरूपम, शरीर कहते हैं स्वरूप। तो ये नियमार्थ है, नियम के लिए है, नियामक है। तो कौन सा नियम निकलेगा इससे, है कि नहीं? नियमार्थम माने नियमाय कल्पते। यदि नियमाय तो नियमस्य स्वरूपम कीदृशम, तो नियम का स्वरूप शरीर कैसा है? तो नियम शरीरमाह, नियम के शरीर को भी कहते हैं मैंने अपने परम मूल सिद्धांत कौमुदी में बताया है। अब उस पर विचार करूंगा कि वो कितना सही है। ये तो नियमार्थता सिद्ध हो गई। समासग्रहणम नियमार्थम जो मैंने कहा सत्यम। अब नियम शरीर को खरे उतार रहा है। पूर्वो भाग इति तो यत्र संघाते पूर्वो भागः पदम तच्चेत भवति समासश्चैव तेन वाक्यस्य न इति नियमस्य शरीरम। इस नियम के शरीर में बहुत सारी चीजें कुक्षिप्त प्रविष्ट हो गई। एक तो समुदाय आया,
उस समुदाय में पूर्व भाग है कि नहीं? पूर्व भाग को पद होना चाहिए, और ये नियम यत्र और तत्र में से ग्रसित कर दिया। ये जैसे यदि जिस संघात में यस्मिन संघाते पूर्वो भागा पदम अस्ति, पूर्व भाग में पद है, ऐसे संघात की यदि प्राथमिक संज्ञा करोगे तो जैसे राजनगस पुरुष ये संघात है, इस संघात में पूर्व भाग पद राजनगस है, ऐसे समुदाय की प्राथमिक संज्ञा होगी तो समास की होगी। ये संघात समास है, इसकी समास संज्ञा हुई है, इसलिए इसकी प्राथमिक संज्ञा हो जाएगी। देवदत्ता गच्छति पचति इत्यादि जो वाक्य हैं ये भी संघात हैं, इनमें भी पूर्व भाग पद है, लेकिन इस संघात की प्राथमिक संज्ञा नहीं होगी। तेन वाक्य से न, वाक्य का निषेध लगा कि नहीं? ये तो नियम के शरीर को बताया है। अब इस शरीर में क्या कमी है वो आगे बताए। पूर्व भाग इति उपलक्षणम, इन्होंने कहा पूर्व भाग उपलक्षण है। उपलक्षण का यहाँ तात्पर्य स्वबोध करते सदी स्वेतर बोध कर, कुछ अतिरिक्त का बोधक है। किसका बोधक है? उत्तरस्तु प्रत्यय, उत्तरस्तु प्रत्यय, इसमें भी इतना जोड़ेगा तो यत्र संघाते पूर्वो भाग पदम उत्तरस्तु प्रत्ययो न तस्य संघातस्य प्राथमिक संज्ञा चेत् समासस्य तेन वाक्यस्य न, ये जोड़ करके ये नियम बन गया है कि नहीं? पूर्वो भाग पदम उत्तरस्तु प्रत्ययो न, ये जुड़ा। पूर्व भाग पद होना चाहिए, लेकिन उत्तर में कोई प्रत्यय नहीं। यदि पूर्व भाग पद है, उत्तर में प्रत्यय बैठा है, तो नियम की कुक्षी में वो समुदाय प्रविष्ट नहीं हुआ, तो वो व्यावृत्त नहीं होगा। जैसे अन्यथा जन्मवान इत्यादि, जैसे जन्मवान दे दिया, जन्मवान दिया, जन्मवान में प्रातिनिध्य संज्ञा, जन्मवान में जन्मन सु मतु, क्योंकि मतु प्रथमांत से आता है और सुबंत से आता है। जन्मन सु और मतु ये समुदाय है। इस समुदाय में पूर्व भाग कौन है? जन्मन सु, वो पद है। ऐसे संघात की प्राथमिक संज्ञा हो तो समास की, समास नहीं है, समास से इतर है। अरे समास से इतर है, इतर है तो इसकी व्यावृत्ति हो जाए, और समासक ग्रहण से जब व्यावृत्ति हो गई तो इसकी प्राथमिक संज्ञा नहीं होगी। समझ में आता है कि नहीं? नकार का लोप नहीं होगा, तो नकार का लोप नहीं होगा, जन्मवान प्रयोग नहीं बनेगा। और जब कह देंगे पूर्वो भागा पदम उत्तरस्तु प्रत्यय, पूर्व भाग पद कौन हो गया? जन्मनसु, उसके उत्तर क्या है? मतु, वो प्रत्यय है। इसलिए यह समुदाय नियम की कुक्षी में प्रविष्ट नहीं हुआ, अतः इस संघात की व्यावृत्ति नियम से नहीं होगी तो प्राथमिक संज्ञा हो जाएगी। इसकी प्राथमिक संज्ञा प्राप्त किससे थी? जो ये व्यावृत्त कर रहा था, इससे प्राथमिक संज्ञा जन्मनसु मतु की तद्धितांतत्वेन प्राप्त थी, पूर्व सूत्र से नहीं प्राप्त थी, तद्धितांतत्वेन। इससे समासक ग्रहण सब पर नियंत्रण करता है, पूर्व से भी प्राप्त और इससे पूर्व जो उसी सूत्र के अंदर बैठे हैं उनसे भी प्राप्त जो प्रातिपदिक है उसका भी नियंत्रण करता है कि नहीं? इसलिए तद्धितांत तदादित्वेन प्राप्त जो प्रातिपदिकत्व था उसकी व्यावृत्ति होने लगेगी। इसलिए क्या रखा? उत्तरस्तु प्रत्ययो ना, ये नियम में प्रवेश कराया। आया कि नहीं? तद्धित ग्रहणस्य औपगवादौ कृतार्थत्वात्। कहाँ तद्धित ग्रहण जो है सामर्थ्यात् प्राथमिक संज्ञा हो जाएगी। आप इसको कर दो, उत्तरस्तु प्रत्ययो ना मत जोड़ो, उत्तरस्तु प्रत्ययो ना नियम में मत जोड़ो, बस पूर्वो भागा पदम तस्य भवति समासस्यैव जन्मनसु मतु, ये समास नहीं है, अतः इसकी प्राथमिक संज्ञा नहीं होगी तो तद्धित ग्रहण क्या करेगा फिर? तो तत्सामर्थ्यात् इसकी प्राथमिक संज्ञा कर देगा। इसलिए उत्तरस्तु प्रत्ययो का फल ये नहीं बनेगा। तो उसने कहा तद्धित ग्रहण चरितार्थ है, कहाँ? औपगवाह, उपगु गस अण, यहाँ उपगु गस अण में पूर्व भाग पद नहीं है। पूर्व भाग पद कौन नहीं है? वो भाषंज्ञा हो गया ना, गस आजादी प्रत्यय है, उसको मान के वो भाषंज्ञा हो गई, और भाषंज्ञा से पद संज्ञा का बाद हो गया, है कि नहीं? और भा जो है सुबंत से प्राप्त भी पद संज्ञा का बाद करे, तो जब पद संज्ञा का बाद हो गया तो पूर्व भाग पद नहीं रहा, नियम नहीं लगा तो तद्धितांतत्वात् प्राथमिक संज्ञा हो गई, तो तद्धित ग्रहण चरितार्थ हो गया।
तत्सामर्थ्यात ये नहीं कह सकते कि जन्मन सु मतुप की हो जाएगी। समझ में आया? जी। इसे हम राजपुत्र बनाते हैं, राज्ञों हो पुत्र राजपुत्र बनाते तो नकार कर कैसे? वहाँ भा संज्ञा राजन की है और सुवंत मान की पद संज्ञा किया है। अरे राजन गस राज्ञा ही सुवंत है, राजन की प्राथमिक संज्ञा हुई है, गस विभक्ति आई तो राजन की भा संज्ञा हो गई। यदि भा संज्ञा नहीं होगी तो अल्लोप पुनः से जाके आका लोप कैसे होगा? भा संज्ञा किसकी हुई? राजन। अब पद संज्ञा किसकी हुई? समुदाय। समुदाय। यहाँ ये दोष आए यदि हम सुबंत नहीं, ऐसी मतलब नहीं है। यदि हम भत्वेर सुबंत का बात करेंगे दोष आता है तो भासंज्ञक भत्त जो है वो स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने का बाधक है, सुप्तिगंतम पदम का बाधक नहीं। यदि वो सुप्तिगंतम पदम का बाधक नहीं रहा तो उपगु गस ये पद हो गया, उपगु गस ये पद हो गया। समझ आए कि नहीं? यहाँ तो भक्तवादी वारण कर किया है, लिखा होगा उसमें। हाँ आगे लिखेगा। सुन लो पहले बात समझ लो क्या कहना चाहिए, आगे क्या किया वो देख पढ़ना। तो जन्मवान में सुबंत समुदाय जन्मन सु भी है, समझ आए कि नहीं? जन्मन सु ये प्रथमांत जो है सुबंत है और समुदाय पद। और यहाँ पर उपगु जो गस है, गस क्योंकि षष्ठी का दे दिया, उपगु ऐसा स्थल दिया। उपगु गस में समुदाय बनाया, उपगु गस अण, समझ कि नहीं? और समुदाय में तीन अवयव कर दिया, उपगु को अलग किया, गस को किया और अण को, और उसमें पूर्व भाग पकड़ रहा है उपगु, उपगु को पकड़ रहा है। वो पद नहीं, वास्तव में कि वो पद नहीं, क्योंकि भत्वेन भा संज्ञा स्वादि सर्वनाम स्थानी से उसकी पद संज्ञा नहीं कर सकते। और एक बात क्या लिख रहे हैं, पहले पढ़ो। अन्यथा जन्मवान इत्यादौ संज्ञा न स्यात् तदित ग्रहण से उपगवादौ चारिता। मतुप जो है कब प्रत्यावधि प्रत्यय है। अब ऐसा लग रहा है कि मतुप कब प्रत्यावधिक प्रत्यय नहीं है और अण जो है कब प्रत्यावधिक प्रत्यय है। यदि अण कब प्रत्यावधिक प्रत्यय होगा तो आजादी कब प्रत्यावधिक प्रत्यय अण को मानकर पूरे की भा संज्ञा हो जाएगी। किसकी? उपगु गस की। बात समझिएगा, उपगु गस अण में, अब उसको थोड़ा देख लेना, अण प्रत्यय यदि कब प्रत्यावधिक आजादी हो गया तो तन निरूपित भा संज्ञा किसकी होगी? उपगु गस समुदाय की होगी। बात में कि नहीं? तो उस और यहाँ पर मतुप यदि कब प्रत्यावधिक प्रत्यय नहीं है तो उसकी भा संज्ञा नहीं होगी। जब भा संज्ञा नहीं होगी तो वहाँ पदत्व बैठेगा। यहाँ तो संज्ञा प्राप्त ही नहीं, जन्मवान तो संज्ञा प्राप्त ही नहीं, सर्वनाम स्थान ही है वो। हम जन्मन सु को ले रहे हैं तो मतुप प्रत्यय निरूपित भत्त जन्मन सु में नहीं है और अण प्रत्यय निरूपित भा संज्ञकत्व जो है वो भूगल से बैठा है। अब देखो क्या कह रहा है, देखते नहीं तो बता रहे। नीचे देखते हैं, यत्र संघाते इति अर्थवती इति शेषः। ठीक है, सदातीया। पहले मूल देखो। नहीं, मूल ही का नीचे, मूल में तो कहा कि अन्यथा अपवादो कृता तक हुआ। पहले मूल पढ़ो, नहीं तो बैठे वो दूसरी बात दिख रहा है। अर्थवत सीता वो नियम को बदल रहा है, शब्दरत्न दूसरी दिशा में जा रहा है। पहले जहाँ संदेह हुआ है उसको तो पहले निराकरण करो। मूल में कहा कि जन्मवान इत्यादि संज्ञा, जन्मवान में जन्म अस्थि अस्थि इस अर्थ में मतुप प्रत्यय आ गया जी। जन्मन सु मतुप। यदि समुदाय के दो भाग करें, जन्मन सु एक, मतुप दूसरा, यहाँ जन्मन सु में भत्त नहीं है इसलिए पद बना रह गया। और उपगु गस अण, उपगु गस ये भा है इसलिए ये पद नहीं रहेगा, इसलिए पूर्व भाग पद नहीं रहा, नियम में नहीं लगा, तद्यत ग्रहण आवश्यक। ये तो एक कह रहा है जो ग्रंथ कह रहा है। अब यदि कब प्रत्यावधि देखें, मतलब कब प्रत्यावधि नहीं, उससे संज्ञा प्राप्ति नहीं है ना। क्या वकार है तो प्रत्यय में होने पर जन्मवान में क्या
क्या होगा? मतु का प्रत्यय भी नहीं है, कह रहे नहीं आता है ना, नहीं आता। नहीं आता। और अण तो आ जाएगा। अण आ जाएगा। उनको देखना चाहिए। अण देख लो तो हो गया जो मैं कह रहा हूँ नीचे सही। जो कहा गुरुजी, इसका शब्द रत्न में तद्धित वाला का शब्द रत्न कह रहा है, तत्र पूर्व भागस्य भत्वात् या पूर्व भागः पदम इत्यत्र च पद शब्देन पद संज्ञक ग्रहणम इति भावः। ठीक है। ये करके उपगव में और वो पूर्व भाग यहाँ भाषंज्ञक हो गई। तत्र पूर्वो भाग से भत्वात् तत्र पद संज्ञकस्य ग्रहणम, तो पद संज्ञक नहीं है वो, क्या है? भाषंज्ञा है। एकस्य एक ही संज्ञा, आकड़ारी है, इसलिए पद संज्ञा नहीं होगी, इसलिए पूर्व भाग पद नहीं है। तो अण प्रत्यय को मान करके पूर्व भाग भा हो गया। और जब उस उतने समुदाय में जब भाष संज्ञा बैठेगी तो पद संज्ञा नहीं हुई, क्योंकि एकस्य एक ही संज्ञा। जब दोनों के विषय अलग अलग हो जाते थे, एक समुदाय में बैठता था, एक अवयव में बैठता था, तो दोनों संज्ञाएं के उद्देश्य अलग अलग तो हो जाते, लेकिन उसी समुदाय में पद संज्ञक बैठ रहा है और उसी समुदाय में भाष संज्ञक बैठ रहा है, तो एकस्य एक ही संज्ञा से पद संज्ञा नहीं हुई, तो पद संज्ञकत्व को हटा दिया, तो पूर्व भाग पद नहीं रहा, नियम कुक्षी में नहीं आया। अब थोड़ा इतने देखो, कब प्रत्याभास संज्ञा जो हुई है वो अण को मान के हुई, आज़ादी अण को मान के, गस को मान से नहीं लेना देना, अण को मान। ये गुरुजी, ये जो अण वाला सूत्र है प्राग्दिव्यतोण से अण का अधिकार चलता है, ये प्राग्दिव्यतोण से अण का अधिकार चलता है, तो वो 4-1 लगभग 80 के करीब में है, और तो उसके अंदर ही आ जाता है गुरुजी को, कब प्रत्यावधिक जाता है हमको तो आता है कि नहीं ये मतलब नहीं है, जब लिखा है तो आता ही होगा अण जो है, अब वो मतलब नहीं आता होगा। हम तो ऐसी दिशा में गणित लगाते हैं, उसमें अब देखना क्या आता है, ना आता होता वो लिखता ही नहीं। गस को मान के विचार करेंगे ग्रंथ नहीं लगेगा। अण को मान के, मतुप को मान के दो भाग बनाए, दो अवयव है, जन्मनसु एक और मतुप अलग। मतुप को मान करके चूंकि भाषंज्ञा नहीं होती है, इसलिए वहाँ पद संज्ञक रह गया। अण को मान करके भाषंज्ञा होती है और पद संज्ञा भी प्राप्त थी। भाष संज्ञा ने जिस समुदाय को पद संज्ञा करना है उसी समुदाय की भाष संज्ञा प्राप्त है, इससे भत्वेन पदत्व का बाद समझे कि नहीं। अतः भत्व रह गया, तो पूर्व भाग उपगु गस ये पद नहीं है, समझ में आया। तो जब पद नहीं है एतावता जो है नहीं, नियम कुक्षी में नहीं आया, तद्धित ग्रहण आवश्यक हो जाएगा। और कहाँ बाध्य बाधक भाव नहीं होगा भत्व पदत्व का, जहाँ दोनों रहेंगे। जैसे राजनगस पुत्र सु, राजनगस में जो पदत्व बैठता है वो समुदाय में एक है, और राजन में जो बैठता है वो पदत्व दूसरा है। राजन में पदत्व और भत्व में एक ही बैठेगा। तो जब दोनों संज्ञाओं का एक ही उद्देश्य बैठता है तभी दोनों का बात, चाहे वो सुबंतम का हो चाहे स्वादिष्ट का हो। यदि एक समुदाय को लेकर के प्रवृत्त होंगे तो भाष संज्ञा बाधेगा। तो चूंकि यहाँ उपगुगस को सुबंत से पद भी कहा जा सकता है कि नहीं, और अण को मान करके भाष संज्ञा भी कहा जा सकता है, इसलिए भाष संज्ञक से पद संज्ञा का बाद होगा, वहाँ पद संज्ञा नहीं होगी। यदि दोनों के समुदाय एक होंगे और जहाँ उद्देश्य भिन्न भिन्न होगी, उसका भाष संज्ञा का उद्देश्य राजन है और पद संज्ञा समुदाय को उद्देश्य करके आ रही है, बाध्य बाधक भाव का प्रश्न समझ में आया। चलो राज पुत्र में नकार का लोप कर ले जाएंगे, भसंज्ञा रुकेगा नहीं। वहाँ भाष संज्ञा तो अलग विषय है, पद संज्ञा का अलग विषय है। पद संज्ञा राजन गस की है, भाष संज्ञा केवल राजन की है। राजन में पदत्व तो नहीं कहा जाएगा स्वादिष्ट वाला, क्यों? भत्व ने पदत्व से बाधा। ठीक है, भत्व ने पदत्व का बाद हो गया। अब लोग कैसे करेंगे नकार का, मतलब प्रातिपदिक किस पदत्व का बाद हुआ है? प्रकृतिनिष्ठ पदत्व का बाद हुआ। ठीक है, राजनगस के पदत्व का बाध्य बाधक भाव नहीं होगा, क्यों? उद्देश्य भिन्न भिन्न है। राजनगस का पदत्व सुप्तिगंतम का पदत्व भिन्न उद्देश्यता है, इसलिए बाध्य बाधक भाव नहीं होगा। जहाँ जिस समुदाय में दोनों एक साथ प्राप्त हो जाएंगे, चाहे वो सुबंतम का पदत्व हो चाहे स्वादिष्ट नाम। यदि प्रकृति में भत्व पदत्व एक साथ प्राप्त हैं तो बाध्य बाधक भाव होगा। यदि समुदाय को लेकर के जहाँ पर प्राप्त हैं, यहाँ पर अण की जो प्रकृति है उस प्रकृति को मान करके यहाँ जो प्राप्त है उसमें बाध्य बाधक भाव हो, तो भत्वेन पद संज्ञा का बाद हो गया, ऐसे पद संज्ञा नहीं होगी। तद्धितांतत्वेन प्रातिपदिक संज्ञा होगी, प्रातिपदिकावयवत्वेन विभक्ति जाएगी। क्या लिख रहा है? चलो यहाँ तो इतना ही लिखा है। हाँ, तो इसको इसी रूप में समझिए कि यहाँ जन्मन मतुप में मतुप को मान करके पद संज्ञा
होती, माने भाष संज्ञा नहीं होगी। और उपगु गस अण में अण के मान करके भाष संज्ञा होगी। तो जिस समुदाय की भाष संज्ञा होगी उस समुदाय की पद संज्ञा नहीं होगी। जब पद संज्ञा नहीं होगी तो भाष संज्ञा होगी। इसलिए लिखा ना शब्द में पद संज्ञकत्वा भावे, माने वो पद संज्ञक नहीं रह गया, क्योंकि एकस्य एक ही संज्ञा। ऊपर से पढ़ लो। यत्र संघाते इति का शब्द रत्न है, अर्थवती इति शेषः सजातीयापेक्ष नियमस्य। इन्होंने ये कहा कि यत्र संघाते पूर्वो भागः पदम, इसमें कुछ शेष रह गया। संघाते सप्तमी है, उसमें कुछ जोड़ना है। क्या जोड़ोगे? अर्थवती, ये सप्तम्यंत जोड़ोगे। यत्र अर्थवती संघाते, संघात को अर्थवान होना चाहिए। क्यों ऐसा कर रहे हो? तो नियमस्य सजातीयापेक्षत्वात्, नियम नियामक के सजातीयापेक्ष होता है। यह नियम का नियामक कौन है? समास। समास में जो भी समुदाय मिलेगा वो अर्थवान ही मिलेगा। तो उससे निकला हुआ जो नियम होगा वो अर्थवान ही होना चाहिए। आया, इसलिए इसको अर्थवती जोड़ना अनिवार्य है। क्यों? नियम नियामक के सजातीयापेक्ष होता है। नियामक जो समास है वो समास का मतलब समुदाय है, वो समुदाय सर्वत्र अर्थवान है। तो उससे निकला हुआ जिस समुदाय को नियंत्रित करेगा वो समुदाय भी अर्थवान ही होना चाहिए। आया, नहीं तो हम निरर्थक समुदाय ले लेंगे तो नियामक सजातीयापेक्ष नहीं रहा, या सामान्य संघात ले लिया तो ये व्यापक हो गया, उसके सजातीयापेक्ष नहीं रहा। इसलिए यत्र अर्थवती संघाते पूर्वो भागः पदम उत्तरस्तु प्रत्ययो न तस्य अर्थवतः संघातस्य प्राप्ति संज्ञा चेत तर्हि समासस्य, ये नियम है। प्रत्ययो न इत्यस्य पूर्वभाग प्रकृतिक प्रत्ययो न इत्यर्थः। प्रत्ययो न उत्तरस्तु प्रत्ययो न, इसका फल क्या दिया? तेन राजा इयान इत्यादो न दोषः। राजा इयान में इदम शब्द है, उसमें इदम का लोप हो गया, प्रत्यय भागी रह गया। इदम किमोरीस की, इदम को ईस हो गया। उधर घा है, घा को ई हो गया, ईयत बन गया। भसंगे से चक्कर के इदम चला गया, ई वाला ई चला गया, क्या बन गया? ईयत। और ईयत से प्रथमा में बन गया इयान, इधर लगा दिया राजा प्रथमांत, राजा इयान। अब आपने कहा यत्र संघाते, संघात राजा और इयान का है। यत्र संघाते पूर्वो भागः पदम, पूर्व भाग पद राजा है कि नहीं? और उत्तरस्तु प्रत्यय, तो उत्तर में इयान प्रत्यय बैठा। नियम की कुक्षी में ये समुदाय प्रविष्ट नहीं हुआ तो नियम से इस समुदाय की व्यावृत्ति नहीं होगी, तो पूरे समुदाय की प्राप्ति संज्ञा हो गई। समझ आए कि नहीं? तो जो राजा में रहने वाला विभक्ति है वो प्रातिपदिका अवयवत्व में चला जाएगा, तो राज ईयान होने लगे। जो प्रयोग अलग अलग बनते हैं राजा ईयान, वहाँ पर क्या बनेगा? राज ईयान। अशुद्ध वाक्य का प्रयोग होगा। क्यों? समुदाय की व्यावृत्ति नहीं होगी। नियम कुक्षौ अप्रवेशात्, क्योंकि नियम की कुक्षी में इस समुदाय का प्रवेश नहीं हुआ। किस समुदाय का प्रवेश होगा? जिसमें उत्तर में प्रत्यय न हो, इसके उत्तर में ही प्रत्यय बैठा है। अतः नियम कुक्षौ अप्रवेशात् एतस्य समुदाय से व्यावृत्ति ही समास ग्रहण कृत नियमेन न भविष्यति। प्रत्ययो न इत्यस्य पूर्वभाग प्रकृतिक प्रत्ययो न। उन्होंने कहा यत्र अर्थवती संघाते पूर्वो भागः प्रत्ययो न का मतलब है माने उत्तरस्तु प्रत्ययो न, पूर्व भाग प्रकृतिक उत्तरस्तु प्रत्ययो, ये जोड़ना। केवल उत्तरस्तु प्रत्ययो नहीं, पूर्व भाग प्रकृतिक। पूर्व भाग में क्या है? राजा। तत्प्रकृतिक प्रत्यय ईयान नहीं, वो इदम प्रकृतिक प्रत्यय है। ईयान जो प्रत्यय है वो इदम प्रकृतिक प्रत्यय है, राजा प्रकृतिक प्रत्यय नहीं है। इसलिए उत्तर में प्रत्यय नहीं रहा। पूर्व भाग प्रकृतिक, पूर्व भाग जो पद है तत्प्रकृतिक प्रत्यय नहीं रहा, इसलिए नियम कुक्षी में आ गया, व्यावृत्ति हो जाएगी, नक्षति। समझ में आया? जन्मवान इत्यादो इति तत्र पूर्वभागस्य पदत्वा इति भावः ननु तद्धित ग्रहण। इसमें कुछ लिखा जन्मवान के नीचे नहीं, ये नीचे नीचे ही दिखे, कुछ नहीं। शब्द के नीचे पूर्व भाग से पदत्वात् पहले तो सिद्ध किया कि जन्मवान जन्मन सु मतुक में जन्मन सु जो मतुक की अपेक्षा पूर्व भाग है वो पद है। विशेष कुछ नहीं। अच्छा, कुछ कहीं भाव प्रकाश में नहीं, कुछ लिखा नहीं। अच्छा चलो जी। तो
तो जन्मनसु जो है क्या है? पद है, ये मान के बिचली। जन्मनसु ये समुदाय सुबंतत्वेन पदम, सुबंत मान के पद है। जी। अब कहा ननु तद्धित ग्रहण सामर्थ्यम, यदि इसको इस रूप में भी कर सकते हैं तो मतु प्रत्यय देखा आपका प्रत्यावधिक नहीं है, देखा नहीं। एक तर्क आ रहा है मन में कि यदि ये तर्क दें जो ग्रंथ जैसा कह रहा है, मत भी तो मोहे, सुन लो पहले एक बात सुन। अब मैं जो कह रहा हूँ फिर आप देखो अष्टाध्यायी में क्या है। मतु प्रत्यय को, क्योंकि स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने के लिए आज़ादी भर नहीं चाहिए, शेष सारी चीज़ें वही चाहिए। सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादी, स्वादी का मतलब कब प्रत्यावधिक तक स्वादी दी जाएगी। यदि मतुप तदंतर्गत प्रत्यय है तो पूर्व की पद संज्ञा प्राप्त है। मतुप को मान करके राजन जन्मन सु की पद संज्ञा स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से प्राप्त। चूंकि यहाँ भा संज्ञा नहीं प्राप्त है इसलिए ये पदत्व तो सुस्थिर रह गया। समझ में आ गया? उपकू गस अण, यहाँ अण जो है ये भी कब प्रत्यावधिक स्वादी आजादी प्रत्यय है, इसको मान करके पद संज्ञा भी प्राप्त थी और यशिवम से विशेष भा संज्ञा भी प्राप्त, तो भा संज्ञा को मान करके पदत्व तो नहीं रहा। समझ में कि नहीं? यदि ऐसा विचार करेंगे तो दोनों की एक वाक्यता बैठ जाए, दोनों की एक वाक्यता ग्रंथ बैठ जाए। बात समझ आए कि नहीं? मतुप को मान करके, क्योंकि भत्व के अप्राप्ति में स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान लग गया, जहाँ भत्व प्राप्ति होगा वहाँ नहीं लगेगा, वहाँ पूर्व भाग में पदत्व जो है नहीं हुआ क्योंकि भा संज्ञा बाधक बैठा है। समझ में आया? तो इसलिए अण और मतुप को लेकर के ही विचार करना है, उसके अवान्तर को लेकर विचार नहीं करना। अवान्तर में पदत्व है क्या है इसको विचार नहीं कर, जो विचार ग्रंथकार कर रहा है उस समुदाय के अंतर्गत विचार कर रहा है। उस समुदाय के अंतर्गत यदि कोई प्रत्यय है जिस प्रत्यय को मान करके पद संज्ञा भा संज्ञा प्राप्त हो वहाँ विचार कर। समझ में आया? ये लगाइए तो ग्रंथ लग जाएगा। चलो ननु तद्धित ग्रहण सामर्थ्यम तत्र आह तद्धितेति, तद्धित ग्रहण से औपवादिक पदार्थ तो कहा तत्र पूर्वभागस्य पदत्वात्, क्यों? कब प्रत्यावधिक सर्वनाम स्थान भिन्न यका आजादी स्वादी मिल गए और वह सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादी का प्रत्यावधिक प्रत्यय मिल गया। कौन? मतुप में। मतुप में सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादी का प्रत्यावधिक मिल गया और वहाँ सर्वनाम स्थान भिन्न का प्रत्यावधिक स्वादी आजादी मिल गया, इसलिए बात हो गया। आया? चलिए। ननु अत्र पक्षे गवित्ययम आह इत्यादो दोषः। अच्छा, तब नियम का स्वरूप क्या बना? यत्र अर्थवत् संगाते माने यत्र संघा अर्थवती संघाते उत्तरस्तु तत् प्राकृतिक प्रत्ययो ना, उसमें तत् लगाओ, पूर्व भाग मत जोड़ो। उत्तरस्तु तत् प्राकृतिक प्रत्ययो ना तस्य अर्थवतः संघातस्य प्रातिपदिक संज्ञा चेत। आया कि नहीं? ये नियम का अभी यत्र संघाते का बना स्वरूप बना। आय कह रहा है ऐसे नियम के मानने पर भी दोष है। कहाँ दोष है? गवित्ययमाह में दोष है। गवित्ययमाह में गो इति अयम आ ये समुदाय हो गया। इस समुदाय में गो पूर्व भाग है, पद नहीं है। अरे अनुकरण वहाँ विभक्ति कुछ आई नहीं। समझे? तो यत्र संघाते पूर्वो भागः पदम गोइति नास्ति, नियम कुक्षी में ये समुदाय प्रविष्ट नहीं हुआ तो इस समुदाय की व्यावृत्ति समासक ग्रहणकृत से नहीं होगी, समुदाय प्रातिपदिक हो जाएगा। यदि प्रातिपदिक हो गया तो सुको धातु प्रातिपदिक कई वो सूत्र से अयम पदोत्तर जो विभक्ति है वो भी चली जाएगी। गो इति अयम, आ में जो अयम है ये चली जाएगी। तो वाक्य का स्वरूप क्या बनेगा? गो इदमा, ये वाक्य संगत है। अब प्रयोग क्या होता है दुनिया में? गो इत्ययमा, और होने क्या लगेगा? गो इदमा, असंगत वाक्य का प्रयोग होगा। इसलिए इसके लिए उपाय करना चाहिए। ये दोष दे लग गया कि नहीं? प्रातिपदिकत्वापत्तिर दोषः सति प्रातिपदिकत्वे इदम पदोत्तर विभक्तिर लुगापत्ति ही।
गो इत्यादि नाम स्वंतत्वाभावेन पदत्वाभावात्। लगा गो इत्यादि नाम सुबंतत्वाभावेन पदत्वाभावात्। पूर्व भाग पद नहीं रहा, नियम कुक्षौ अप्रवेशः तस्मात् नियमेन न व्यावृत्ति तस्मात् समुदाय से पूर्व सूत्रेण प्रातिपदिकत्वम्। मूल में जाते हैं पूर्व भाग पदमिति किम। अच्छा वो पदकृत कर दिया है, चलो अच्छा। पूर्व भाग पदमिति किम बहुज विशिष्टस्य प्रातिपदिक संज्ञा यथा स्यात्। यदि पूर्व भाग पद हटा देंगे, यत्र संघाते माने पूर्व भाग में हटा दिया, संघात से प्रातिपदिक संज्ञा चेत तरी समास से ही उपस्थित नहीं रखो। अब जब पूर्व भाग रहेगा तभी न तत्सापेक्ष उत्तर भाग रहेगा उपलक्षण। पूर्व भागस्तु उपलक्षणम, तो जब वो रहेगा मूले खत्म कर देगा। तो नियम का स्वरूप कितना बचेगा? संघातस्य प्रातिपदिक संज्ञा चेत माने संघातस्य प्रातिपदिक संज्ञा चेत समासस्यैव, ये नियम बचेगा। तो बहुच पूर्वः में क्या कह रहा है? तेना बहुपटव इत्यत्र, बहुपटवा में प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी। बहुपटुजस इसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी। क्यों? संघात अर्थवान है, अर्थ अस्य अर्थ होता संघात से प्रातिपदिक संज्ञा चेत समासस्य, समास है नहीं, इसलिए इसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी। जब पूर्व भाग पद दे देते हो तो समास बहुपटजस, इसमें पूर्व भाग जो बहुच है वो पद नहीं, नियम कुक्षी में नहीं आया, प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, जस चला गया, तो टकारोत्तरवर्ती आकार को उपोत्तम को उदात्त की सिद्धि हो जाती है। नहीं तो विभक्त्यंत वकार उत्तरवर्ती आकार को उदात्त होने लगे। आया तो पीछे बताए तेन बहुपटव इत्यत्र प्रथमदसो लुकी बहुपटु शब्दस्य चित्स्वरे पुनर्दसी उपोत्तमस्य माने टकारोत्तरवर्ती आकार से, जो टकारवर्ती आकार है उसको वो उपोत्तम है कि नहीं? माने अंत के समीप में पढ़ा गया जो अक्षर होता है उसको उपोत्तम कहते हैं। उत्तम माने अंत के समीप में पढ़ा गया वर्ण उपोत्तम होता है। पटवह, उसके समीप में अच कौन आया? अंत कौन हो गया? वकार उत्तरवर्ती आकार। उसके समीप में अच कौन हुआ जिसको स्वर करना है? आकार। ये उपोत्तम है। उपोत्तम को करना है, अंत को नहीं करना। होने लगेगा अंत को, इसलिए हमें पूर्व भागा पद देना चाहिए। आया अब ये दबा करके बस हो गया, छोड़ो वो पढ़ो नहीं तो दूसरा लंबा से। आपकी